नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने फ्रांस के संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी, जिसमें सभी विशेषताओं पर चर्चा हम नहीं कर पाए। 3-4 विशेषताएं उस वीडियो में हमने स्पष्ट की। इसी कड़ी में हम फ्रांस के संविधान की कुछ और विशेषताएं हैं जिन पर चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे करेंगे। विद्यार्थियों, इसी कड़ी में हम फ्रांस के संविधान की जो अगली विशेषता है वो है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को समझने के लिए हमें पहले संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पर प्रकाश डालना होगा। संसदीय शासन प्रणाली मैंने बताया था कि उसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर शासन के 2 रूप बताए हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, जिस पे पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर हम इन्हीं के माध्यम से अर्ध अध्यक्षात्मक और अर्ध संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है, जो कि फ्रांस के संविधान में देखने को मिलती है, उस पर चर्चा करेंगे। जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं पाया जाता, दोनों अलग अलग रहते हैं। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। वहीं संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका में से ही लिए जाते हैं। इसलिए फ्रांस के जो संविधान की जब बात करें तो इसे अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि इसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोनों का मिश्रण पाया जाता है। कुछ मामलों में तो यहाँ अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता है, तो कुछ बिंदुओं में हम देखें तो वहाँ संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता देखने को मिलती है। इस संविधान में फ्रांस को अंशतः अध्यक्षीय और अंशतः संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं को शामिल करते हुए मिश्रित शासन प्रणाली का रूप दे दिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो फ्रांस का जो संविधान है वो अंशतः अध्यक्षीय और अंशतः संसदीय शासन प्रणाली देखने को वहाँ मिलती है। चूँकि ये बात हम इसलिए कह सकते हैं कि इस शासन प्रणाली के 2 भाग हैं। जैसे जनता द्वारा सीधा चुना गया राष्ट्रपति जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यह जो बात है वो फ्रांस के संविधान की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण को दर्शाती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, तो ये प्रधानमंत्री का और मंत्रिपरिषद का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना ये संसदीय शासन प्रणाली का गुण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों में ही मिश्रण है, दोनों का, अध्यक्षतात्मक का भी और संसदात्मक का भी। लेकिन मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो विधायिका के सदस्य नहीं होते। मंत्रिमंडल यहाँ व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी तो है, लेकिन वो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका में से नहीं लिए जाते, जो कि एक इनकी
भिन्नता को दर्शाता है और ना ही मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं मतदान कर सकते। अर्थात मंत्रियों को व्यवस्थापिका की कार्रवाई में भाग लेने का तो अधिकार होता है, लेकिन उसको मतदान करने का अधिकार नहीं होता। इसके साथ ही राष्ट्रपति को राज्यसभा को भंग करने की शक्ति भी इस शासन प्रणाली में दी गई है। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हुए भी एवं मतदान का अधिकार नहीं रखते हुए भी मंत्रियों को व्यवस्थापिका की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। यहाँ इस बिंदु पर पुनः चर्चा करेंगे। जो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं, ना ही मतदान का अधिकार रखते हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्थापिका की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर कोई व्यवस्थापिका का सदस्य मंत्री नियुक्त हो भी जाता है तो उसे व्यवस्थापिका की सदस्यता से त्याग पत्र देना ही होगा, तभी कोई व्यक्ति मंत्री पद पर रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता। वो ये नहीं कि एक साथ ही व्यवस्थापिका का भी सदस्य रहे और मंत्री परिषद का भी सदस्य रहे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अर्ध-अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, अर्थात संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों ही शासन प्रणाली के गुण फ्रांस के संविधान में देखने को मिलते हैं। अतः मिश्रित संविधान तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकता थी, क्योंकि जिस समय ये संविधान बनाया गया उस समय की परिस्थितियां राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। इस कारण से ही फ्रांस के इस संविधान को संकट काल का शिशु भी कहा जाता है। अब अगली विशेषता के अंदर हम चर्चा करते हैं, वो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका। फ्रांस की जो व्यवस्थापिका है वो द्विसदनात्मक है। अमेरिका के मामले में बताया, संसार के अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक ही है। अमेरिका के मामले में हम देखा, भारत के मामले में भी देखा। तो यहाँ फ्रांस के संदर्भ में भी यहाँ की व्यवस्थापिका है वो द्विसदनात्मक है, जिसके प्रथम सदन का नाम है राष्ट्रीय सभा, जिसको नेशनल असेंबली भी कहा जाता है। नेशनल असेंबली जो राष्ट्रसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और नेशनल असेंबली के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से व्यस्क मताधिकार के आधार पर करती है। चूँकि नेशनल असेंबली के सदस्यों में जो चुनाव की पद्धति अपनाई जाती है वो द्वितीय मतपत्र योजना का प्रयोग इसमें किया जाता है। वर्तमान में नेशनल असेंबली के सदस्यों की संख्या जो है वो 577 है, जो कि आपको स्पष्ट है। अब बात करते हैं कि भारत की लोकसभा की तरह ही फ्रांस का जो प्रथम सदन है राष्ट्रसभा या नेशनल असेंबली, वो वास्तविक प्रतिनिधित्व फ्रांस की जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। इसलिए एक तरीके से यह लोकप्रिय सदन होता है। अब बात करते हैं द्वितीय सदन की। फ्रांस में की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन का नाम है सीनेट। जिस तरह अमेरिका के संविधान में कांग्रेस के द्वितीय सदन का नाम सीनेट है, उसी तरह यहाँ फ्रांस की व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन का नाम भी सीनेट रखा गया है। सीनेट में वर्तमान में सदस्य संख्या 230 है और सीनेट के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यहाँ
सीनेटर की योग्यता की बात करें तो कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष का हो, तभी वो सीनेट के लिए निर्वाचित हो सकता है। इसके साथ ही बात करें कि सीनेट जो द्वितीय सदन है, एक तरीके से जिस तरह भारत में राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसी तरह से फ्रांस में भी जो सीनेट है वो एक स्थायी सदन है। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 50% सदस्य अवकाश ग्रहण कर जाते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों अपने फ्रांस की द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के बारे में अपने चर्चा की। तो 2 विशेषताएं यहाँ अपन ने स्पष्ट की। पहला तो ये है कि वहाँ अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। दूसरा, वहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका पाई जाती है। तीसरी विशेषता की जब बात करें हम, तो वो आती है शक्तिशाली कार्यपालिका और दुर्बल विधायिका। यद्यपि संविधान ने कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को बंटवारा कर दिया गया है, परंतु फिर भी विधायिका पर ऐसे कई प्रतिबंध लगाए गए हैं जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका को अधिक शक्तिशाली बना दिया है। इसलिए विद्यार्थियों, विधायिका उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती है जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। बाकी जो शेष विषय हैं उन पर कार्यपालिका कानून बनाती है, जिन्हें कार्यकारी डिक्री कहा जाता है। इस प्रकार हम देखें कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, जो राज्यसभा के कार्यकाल के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। विधायिका जो व्यवस्थापिका है उसकी शक्तियाँ दुर्बल है। थैंक यू स्टूडेंट्स।